सेना की जमीन की खरीदी बिक्री के मामले में आखिरकार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने कल रात गिरफ्तार कर लिया। ये बहुत बड़ी खबर है। भारतीय राजनीति के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 10वीं बार हेमंत सोरेन को ईडी ने सम्मन दिया था, बातचीत करने को बुलाया था। पिछले दिनों दिल्ली में उनका आवास पर छापा भी मारा गया था, लेकिन तब हेमंत सोरेन नहीं मिले। लगभग 40 से 42 घंटे गायब रहने के बाद आखिरकार कल हेमंत सोरेन रांची पहुंचते हैं और उसके बाद दोपहर लगभग 12 बजे, एक दिन पहले जब हेमंत सोरेन रांची पहुंचते हैं और उसके बाद विधायक दलों की बैठक में अपने आगे की तैयारी कर लेते हैं, उनको इस बात का आभास हो गया था कि ईडी उन्हें किसी तरह गिरफ्तार कर सकती है। इसलिए उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में सबसे पहले अपनी पत्नी के नाम चलाया, कल्पना सोरेन। लेकिन साथ ही साथ चूंकि तकनीकी कारणों से 6 महीने के अंदर उनको विधायक बन पाने की स्थितियां नहीं नजर आ रही थी और जो सामान्य चुनाव होने वाले हैं झारखंड के, वो 10 महीने का समय सिर्फ रह गया है और नियम यह है कि 1 साल से कम समय जब रहता है तब उपचुनाव नहीं होते। और इस वजह से एक नया नाम आता है, वह है चंपई सोरेन का। चंपई सोरेन जो कि लगभग 68 साल के हैं, हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन के बहुत करीबी हैं, 5वीं बार विधायक बने हैं झारखंड से और उनका नाम अब उनके एक उत्तराधिकारी के रूप में सामने लाया जाता है। और कल दोपहर जब ईडी की टीम पहुंची मुख्यमंत्री निवास पर और उनसे पूछताछ हुई, लगभग 8 साढ़े 8 घंटे तक उनसे लंबी पूछताछ हुई और लंबी पूछताछ के बाद आखिरकार इस बात के संकेत आने लग गए कि किसी भी वक्त हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जा सकता है। और आखिरकार लगभग 9:30-10 के बीच में हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचते हैं, वहां अपना इस्तीफा देते हैं और इस्तीफा देने के बाद ईडी उनको अपनी गिरफ्त में ले लेती है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड के जो विधायक दल 80 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 43 विधायक करीब के तत्कालिक समय में वहां मौजूद थे। उन्होंने राज्यपाल से समय मांगते हुए कहा कि वह नए नेता चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जाए, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक कारणों से यही कहा जाएगा कि राज्यपाल ने उनको टाल दिया, कहा कि हम इस मामले में देखेंगे। और आज दिन में जबकि एक बार फिर विधायक लोगों ने मिलने की कोशिश की और आखिरकार उनको शाम 5 बजे राज्यपाल ने मिलने का समय दिया और 43 की विधायकों के समर्थन से संबंधित कागजात भी उन्होंने दिए, लेकिन राज्यपाल ने उस पर विश्वास नहीं किया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा में कोई सरकार नहीं है और बहुमत का आंकड़ा नहीं है उनके पास। तो इस तरह के राजनीतिक स्टंटबाजी चल रही है। प्रियंका गांधी से लेकर के अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और तमाम अन्य नेताओं ने भी इस पर आड़े हाथों लिया है राज्यपाल की कार्यवाही को। उन्होंने कहा है कि बिहार में एक तरफ दोपहर में 12 बजे नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं और शाम को 5 बजे उनको शपथ लेने के लिए कह दिया जाता है, वो इसलिए क्योंकि उनके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। और जबकि दूसरी तरफ झारखंड में जो कि हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो भाजपा के खिलाफ है, मतलब उसमें कांग्रेस तथा अन्य घटक दलों का उसमें समावेश है। इसलिए राज्यपाल एक भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, सीधा आरोप लगाया है कांग्रेस के नेताओं ने। और उन्होंने कहा है कि ये प्रजातंत्र का निसंदेह देखा जाता है कि इसमें प्रजातंत्र की हत्या की जा रही है। जबकि 80 में से 43 विधायक एक समय उनके पास मौजूद हैं, उसके बावजूद राज्यपाल उनको शपथ नहीं दिला रहे हैं और इसको लेकर के पूरे भारतीय राजनीति में भी चर्चा चल रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है। आपको बताते चले कि 2 दिन पहले घटना और हुई है, जबकि चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव था और उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के पास 20 पार्षद थे, जबकि 14 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के थे। उसमें से एक सांसद और एक शिरोमणि अकाली दल का पार्षद है, इसको मिलाकर टोटल उनके पास 16 वोट हो रहे थे। ऐसी स्थिति में जबकि स्पष्ट था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उनको मेयर का चुनाव जीतना स्पष्ट दिख रहा था, तो ऐसे समय में जो पीठासीन अधिकारी है उन्होंने 8 वोट रिजेक्ट कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के मनोज को मेयर घोषित कर दिया। इसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और इस बात को लेकर के बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये किस तरह का लोकतंत्र है, किस तरह के से सरकार चल रही है। एक तरफ पहले बिहार में नीतीश कुमार के साथ क्या हुआ, नीतीश कुमार तो चूंकि पाला बदल के भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हो गए तो उनको तवज्जो दी गई, उनके इस्तीफा स्वीकार करने के बाद 4 से 5 घंटे के अंदर उनको शपथ भी दिला दी गई। और यहाँ स्थिति है कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी झारखंड में नए मुख्यमंत्री के रूप में चंपई सोरेन को शपथ नहीं दिलाई जा रही, जबकि उनके पक्ष में दस्तखत करके विधायकों ने राज्यपाल के पास कागज भेज दिया है। बहरहाल इस तरह के तमाम जो राजनीतिक उठापटक चल रही है, इसको लेकर के एक खबर बल्कि बीच में और आ रही है, वो ये कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की स्थिति दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है।
पहले आम आदमी पार्टी ने पंजाब में गठबंधन से किनारा किया था, उसके बाद ममता बनर्जी ने सिर्फ 2 सीटें देने की बात की थी कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में, और यूपी में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 11 सीटें देने की बात कही थी, जिस पर कांग्रेस के नेता सहमत नहीं थे। आज ही की खबर आई है वो ये कि कांग्रेस के किसी नेता ने, स्थानीय नेता ने ऐलान किया है कि कांग्रेस सभी 80 सीटों पर अपने प्रत्याशी लोकसभा के खड़े करेगी। यदि ऐसा होता है तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि इंडिया गठबंधन के जो तार थे वो अब छिन्न भिन्न हो रहे हैं, और आने वाले समय में ऐसी स्थिति में एनडीए के लिए जो है जीत की राह काफी आसान हो जाएगी। एक तरफ राम मंदिर का मुद्दा है, अभी हाल ही में 22 तारीख को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा करा के तमाम भाजपाई जो है उनका जो उत्साह चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों को, श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन भी करवा रही है। एक तरफ उनका वो कार्यक्रम चला, दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है उसमें आपसी तालमेल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ ईडी के माध्यम से जो सरकारें हैं, बीजेपी की स्थिति तो क्लियर हो गई, बिहार की स्थिति तो क्लियर हो गई और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए, लेकिन झारखंड में जो हो रहा है उसको देख करके लग रहा है कि अभी आने वाले समय में दिल्ली या कुछ और जगह पर भी इस किस्म की घटनाएं ईडी के माध्यम से या आईटी के माध्यम से ऐसी कुछ घटनाएं और भी हो सकती हैं। अब एक खबर हम आपको बताते हैं, जो भिलाई के वैशाली नगर से 73 दर्शनार्थियों का पहला जत्था 7 फरवरी को दुर्ग से विशेष ट्रेन से अयोध्या की ओर रवाना हो रहा है। आपको बता दें कि दुर्ग संभाग की 20 विधानसभा सीटों से हर विधानसभा सीट से 72 दर्शनार्थियों को अयोध्या भेजा जा रहा है। इसके लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है, और ये पुरुषोत्तम देवांगन जो कि प्रभारी हैं पूरी व्यवस्था के, उन्होंने बताया कि 1450 रुपये पंजीयन का शुल्क है, और पूरी की पूरी सीटें करीब 1450 लोगों ने पंजीयन करा लिया है, और ये जो 20 विधानसभा से 72 लोग जा रहे हैं, लगभग 1400 से 1500 है, ये 7 तारीख को जा रहे हैं। उसके बाद भी लगातार लोग अपने पंजीयन के लिए आ रहे हैं, और ये माना जा रहा है कि जो दूसरी ट्रेन है वो 28 फरवरी को दुर्ग से रवाना होगी, उसके लिए भी पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पुरुषोत्तम देवांगन ने बताया कि वैशाली नगर के विधायक रिकेश सिंह खासतौर पे इस पूरी यात्रा के लिए काफी उन्होंने प्रयास किया है, और उनके प्रयास से ही ये पहली ट्रेन जो 7 तारीख को जा रही है उसमें रिकेश सिंह ने खासतौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आने वाले समय में जबकि 28 तारीख को दूसरी खेप जाएगी उसके लिए भी पंजीयन शुरू हो चुका है। पुरुषोत्तम देवांगन ने बताया कि 1450 रुपए में रेल का किराया से लेकर वहां ठहरने और जो बस वहां पर मुहैया कराई जाएगी अयोध्या दर्शन के लिए, वो भी उसमें खर्चा शामिल है, साथ ही भोजन पानी की व्यवस्था भी रहेगी, और इसके साथ ही साथ कुछ अन्य जो दर्शनीय स्थल हैं, जो मंदिर और वहाँ अयोध्या में आसपास, उनके भी दर्शन दर्शनार्थियों को कराए जाएंगे। बहरहाल कुल मिलाकर आने वाले लोकसभा चुनाव तक देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है उसके हिसाब से अपनी तीसरी बार सरकार बनाने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से जुड़े जो घटक दल हैं वो कहीं न कहीं उनके बीच में आसपास तालमेल नहीं बैठ रहा है, पटरी नहीं बैठ पा रही है, और लगभग 7 साल पहले ये जो गठबंधन जुड़ा हुआ था INDIA का, वो फिलहाल टूटकर बिखरता हुआ नजर आ रहा है। और जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो ये बता रही हैं कि निसंदेह एक बार फिर जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसमें एनडीए के लिए किसी किस्म की कोई चुनौती नहीं होगी, और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी खबरें आपको कैसी लगी इस पर अपने राय अवश्य दें, हमारी खबर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।